जब इन लोगों को बताया जाएगा कि आपकी जान को खतरा नहीं है, आपको बचाया जाएगा, आपको बचाया जा सकता है और आप बच भी जाएंगे, वो जब उनको आश्वासन मिलेगा तो वो अपनी जी जान लगा के काम करें। तो ये एक बहुत अहम पहलू है इसका, और ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट, मैंने कहा समुद्र के पानी के नीचे एक बहुत डेप्थ में इसको बनाया गया, इस पानी डेप्थ में रखा गया है। तो लोग जाएंगे नीचे, जब उतरते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सांस रोकना चाहिए, कैसे उस तरीके से लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट रखना चाहिए, कैसे वहां से जब बहुत ज्यादा पानी का दबाव है तो वहां से कैसे निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं तापस ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत दूरदर्शी सोच, मानवीय मूल्यों को बचाने की जो सोच है, लोगों के लिए काम करने का जो जज्बा है, वो कहीं ना कहीं इन सारे तमाम कामों से परिलक्षित होता हुआ नजर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सच में दूरदर्शी सोच है, क्योंकि इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की ट्रेनिंग फैसिलिटी इंडिया में होगा या किया जा सकता है। ये पहली बार इस तरीके की फैसिलिटी दी गई है। मैं बार बार ये कहता हूं कि देश बदल रहा है क्योंकि देश की सोच बदल रही है। सोच इसलिए बदल रही है क्योंकि हम विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विजन किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। तो ये विजन के साथ जब आगे देश चलता है तो कहीं ना कहीं देश का पूरा जो सिस्टम है वो बदल रहा है। आज की आप बात करें, 10 साल पहले एनर्जी डेफिशिएंट भारत हुआ करता था। हम लोगों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कमी होती थी। आपको शायद याद होगा कि कोल कंजम्पशन, कोल बेस्ड ज्यादातर थर्मल पावर यूनिट से, वहां पे कभी कभार ऐसा भी हुआ कि कोल की मात्रा कम हो गई है कि शायद वो शट डाउन हो सकता है। बहुत बार एनर्जी दूसरी जगह से लेनी पड़ी थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम ना सिर्फ उससे पार आ चुके हैं, लेकिन एनर्जी सरप्लस बन रहे हैं। और सिर्फ एनर्जी सरप्लस नहीं बन रहे हैं, हम इसके बाद आगे लेके जा रहे हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी पे जाए, किस तरीके से नेट जीरो 2070 तक भारत ने एक वो दिया है कि हम 2070 तक पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको बदल देंगे। जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसको बदल के हम हरित एक इकोनॉमी पे लेके आएंगे। Now, big breaking news coming in that ED raids at more than 12 locations. Raid on Kejriwal's personal secretary, Bibhav Kumar. Raid on former member of Shalabh Kumar. Jal Board raid in money laundering case. Let us remind you viewers, this is a raid in connection with the money laundering case. Now, meanwhile, ED raids are also underway at AAP MP ND Gupta's residence. Now, visuals, these are the visuals. Right, we are joined in by Piyush Ori. Piyush, take us to the latest details. Take us through the latest details. We can see that raids are happening across residences of AAP members. So yes, good morning to you and good morning to all our viewers who are viewing us at the moment. And while I speak, I would just request my video journalist to just show the images over here at 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है।
पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत। लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है और ये कोर्ट ने भी बार बार पूछा है कि सबूत सामने रखिए। किसी भी केस में तीसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स, यानी कि गवाही। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई, उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की कनपट्टी फट गई। इस वजह से, इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक विटनेस ने कहा कि उनको यह कहा गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। एक और विटनेस को डराया गया, उसको कहा कि तेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, तेरी बीवी को जेल के अंदर डाल लेंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। तो बार बार अलग अलग लोगों को डरा के, धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। अब कैसे पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट ईडी ने कोर्ट में सबमिट करी है क्या वो सही थी स्टेटमेंट? क्या गवाह ने कुछ और कहा था? क्या वो डरा धमका के ली गई है? इस देश में पुलिस के द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा इस प्रकार का डराना धमकाना रोकने के लिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। यह एक बहुत फेमस ऑर्डर है, परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह एंड अदर्स। 2020 का सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है और इस ऑर्डर के तहत किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपनी इंटेरोगेशन सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में करनी होती है। इस जजमेंट के तहत यह बहुत स्पष्ट तौर से लिखा है कि यह जजमेंट ईडी पर भी लागू होता है। ना सिर्फ इतना, इस ऑर्डर में यह भी साफ तौर पर लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सिर्फ वीडियो फुटेज नहीं हो सकती है। इसमें लिखा है सीसीटीवी कैमरास दैट हैव टू बी इंस्टॉल्ड मस्ट नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ ऑडियो एज वेल एज वीडियो फुटेज। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्यों? क्योंकि अगर ऑडियो और वीडियो फुटेज नहीं होगी
तो यह सबूत नहीं बचेगा कि क्या किसी विटनेस को डराया गया, क्या किसी विटनेस को धमकाया गया। जो विटनेस ने बोला और जो कागज में लिखा गया, क्या वो एक ही चीज है या वो अलग अलग चीज है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। इसी आदेश को रीआइटरेट किया सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी मैटर में ही जस्टिस एमके नागपाल ने, और यह किया उन्होंने 19 जुलाई को, जब एक अक्यूज्ड ने ईडी की सीसीटीवी की फुटेज मांगी। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए एमके नागपाल जी ने कहा कि यह हर विटनेस का, हर अक्यूज्ड का अधिकार है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिले विद ऑडियो एंड विद वीडियो। अब आप सुनिए, अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।